और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जिसे कभी आर्थिक तंगी और पिछड़ेपन के लिए बीमारू राज्य कहा जाता था, अब यह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में वित्तीय मोर्चे पर शानदार उपलब्धि हासिल की है। भारत के महालेखाकार सीएजी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने राजस्व बचत के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है। यानी प्रदेश की आमदनी बढ़ी है और खर्चे से ज्यादा रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 37,263 करोड़ रुपए की प्रभावशाली बचत दर्ज की गई है, जिसे आर्थिक दिग्गज माने जाने वाले गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। और यह खबर उन राज्यों के लिए प्रेरणा है जो कभी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे थे। क्या कि इस रिपोर्ट की पहली ऐसी रिपोर्ट में पिछले एक दशक के राज्यों की वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है और इसमें 16 राज्यों ने राजस्व अधिशेष यानी कि खर्च से ज्यादा आमदनी दर्ज किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के छोटे राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम ने भी सूची में जगह बनाई है। दूसरी ओर 12 राज्यों का खर्च उनकी आमदनी से ज्यादा रहा है, जिसके चलते उन्हें राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा। और इसमें सबसे पहला नाम पश्चिम बंगाल का है। केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य भी इसी लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें वित्त आयोग से अनुदान के जरिए घाटा पाटने में मदद मिली। उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि न सिर्फ उसकी आर्थिक प्रगति को दिखाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही नीतियों और मेहनत से कोई भी राज्य अपनी तस्वीर बदल सकता है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। राज्यों के इसी परफॉर्मेंस पर अपने मेहमान पैनलिस्ट से हम आज चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ में संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा राहुल तारान राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे, एक इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेप रहा है प्रदेश सरकार का जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में पहुंची है? इसके अलावा जो खर्च है वो भी कम हुआ है, बचत बढ़ी है राज्य सरकार की। इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है राज्य सरकार का? देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक सुशासन की जरूरत होती है। सुशासन अगर होता तो राज्य ऑटोमेटिक प्रगति की तरफ मूव होने लगता। सुशासन कब से आया है? 2017 के बाद से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को मेंटेन किया गया है, उसके बाद से इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया। यही उत्तर प्रदेश था। मैं बंबई में पढ़ता था, लोग कहते थे ये बीमारू प्रदेश है, यहाँ पे गुंडा राज चलता है, यहाँ पे गुंडे होते हैं। और जब दूसरे स्टेट में समिट होती थी ना, इन्वेस्टमेंट समिट, तो हम लोग सोचते थे कि हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में ऐसा इन्वेस्टमेंट समिट क्यों नहीं हो रहा है। और उसके देखा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का राज आया है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट समिट भी हुई, इन्वेस्टमेंट भी आए हैं। पहले 2014 का देख लीजिए, 2015 का देख लीजिए, तो यही राज्य तकरीबन उसका जीडीपी 14 लाख था और आज तकरीबन 30 लाख करोड़ का है। तो देखिए, डबल का आंकड़ा आप मैं कह सकता हूं 5-7-8 साल में ये इसको पार कर गया है। और इसको पार करने के बहुत से कारण है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करना। वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है जहां ईज ऑफ बिजनेस। सो नंबर 1। नंबर 2 देखता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, और प्लस जो होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तीनों मामले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश इस समय नंबर 1 पे मैं इसको रखता हूं। महाराष्ट्र के बाद अगर मुंबई को माइनस कर दे महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर उससे तुलना की जाएगी तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 2 स्थान पे है। और ये जो सब चीजें हुई हैं कहीं ना कहीं एक दूरगामी सोच की वजह से होती है। देखिए, ऐसा होता है ना कि आपको एक सोच रखनी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव रखना पड़ता है, एक टारगेट रखना पड़ता है, उसके बाद अचीवमेंट उसके लिए काम करना पड़ता है, देन एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट आता है। देखिए, हमारा नंबर 3 था, यही प्रदेश था। नंबर 10वें पे आता था कुछ साल पहले, लेकिन आज नंबर 3 पे कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स इंडियन जीडीपी। तो देखिए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, जीएसटी में कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ये सारी जो चीजें समीकरण को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिखाता है ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। और बहुत सारे कारण, देखिए, कारण इंडस्ट्रीज का आना होता है, इन्वेस्टमेंट का होना होता है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। तो चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, हर गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का जो मॉडल योगी जी ने रखा है, वो मॉडल हमें नहीं लगता किसी और स्टेट में। और अभी आपके संजय जी कहीं ना कहीं 8 साल वो ज्यादा हो गया। संजय जी, 8 साल में इतनी ग्रोथ, महाराष्ट्र की बराबरी करने लगे हैं। 350 बिलियन से ज्यादा हमारी इकोनॉमी हो गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2030 तक
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी खाली उत्तर प्रदेश बनेगा। एक दूरगामी सोच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं नजर आती है। हमारे बगल में बिहार भी है, बिहार भी उसी दौर से गुजरा है जिस दौर से उत्तर प्रदेश गुजरा है। लेकिन उत्तर प्रदेश आज कहां पर खड़ा हुआ है और बिहार कहां पर खड़ा हुआ है? देखिए, अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे तो बिहार के साथ एक नेगेटिव पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? उन्होंने एक जंगल राज देखा था 15 साल से, 90 के बाद से लेकर 2005 तक का। उस जंगल राज की छवि को दूर करने के लिए तकरीबन 10 से 12 साल लग गए हैं और अभी भी छवि उतनी बदल नहीं पाई है। नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट की प्रोसीजर क्या होता है, गवर्नमेंट की सोच क्या होती है। तो वहां पे हम ही नहीं कहते गवर्नमेंट की वहां सोच कमी है, ये खराब है, लेकिन हाँ, सोच पे डिपेंड करता है कि कैसे रखेगा। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, बहुत क्लियर विजन है गवर्नमेंट का। पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक के द्वारा काम किया जाएगा और पब्लिक के लिए ही सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो जब नेता की सोच ये हो जाती है कि मुझे खाना नहीं है, मुझे पचाना नहीं है, मुझे जनता पे लगाना है, तो अपने आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। और 8 साल देखिए, मैं बोला 2014 पिछली सरकार थी, उसमें बजट था 14 लाख का, आज तकरीबन कहां पे पहुंच चुका है? तो दुगना, मतलब जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ, हम कह सकते आजादी के बाद से 14 लाख करोड़ हुआ था, वो कहां से कहां डबल पे पहुंचा दिया है योगी आदित्यनाथ ने लगभग। तो कहीं ना कहीं एक, देखिए मैं बार बार बोलता हूं, विजनरी नेता का होना बहुत जरूरी है। जैसे योगी जी हो गए, चाहे मोदी जी हो गए, ये सोच को लाते हैं। जबकि सोच नहीं होगी तो आप एग्जीक्यूट क्या करोगे? सोच को रखना बहुत जरूरी होता है कि क्या सोच है, आपको उत्तम प्रदेश बनाना, ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? देखिए, सरकारी नौकरी, 18 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में सरकारी, और हमारी पॉपुलेशन कितना, तकरीबन 25 करोड़ लोग हैं। तो 25 करोड़ लोग का लाभ तो उससे हो नहीं सकता है। तो जब कंपनियां आएंगी, हम नोएडा में बैठे हैं, आप नोएडा में बैठे हैं, यहां पे कभी सोचा था कि माइक्रोसॉफ्ट आएगी? कभी आपने सोचा था टीसीएस आएगी? कभी आपने सोचा था इन्फोसिस प्लानिंग कर रही है? कभी इतना बड़ा डेटा सेंटर जो आया सोचा था? ये सब चीजें का विस्तार हो रहा है आज के दिन में। एनसीआर में अगर आप देख लें तो गुड़गांव के को नंबर 1 माना जाता है, लेकिन आज के इन्वेस्टर जो है गुड़गांव को छोड़ के उत्तर प्रदेश का नोएडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और सिर्फ नोएडा नहीं है, लखनऊ को भी एक हब बनाया जा रहा है, हब की तरह, आईटी हब की तरह डेवलप किया जा रहा है। दूसरे जो छोटे शहर हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि शहर में, हर शहर में एक खूबी होती है, शहर की खूबी को निखारने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं बहुत जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करके सामने लाने की जो प्रक्रिया है सरकार की, वो दर्शाता है। देखिए, इस प्रक्रिया में आपको कहीं ना कहीं कठिनाई भी आ सकती है, विरोधियों का सामना भी कर सकता है, लेकिन गुडी गुडी चीज से आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा बिल्कुल संजय जी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरगामी सोच भी रही है कि किस तरह से भविष्य को बेहतर बनाना, जो कि उत्तर प्रदेश की आबादी भी अपने आप में सबसे ज्यादा है देश में, और इतनी आबादी को कैसे उन्होंने एक ताकत बना लिया, इसका सबसे जीता जाता उदाहरण भी है कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रही है वो डबल डिजिट में हो रही है। और भारत की इकोनॉमी की अगर बात करें, भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का अकेले 8% का योगदान है। आएंगे आपके पास संजय जी। सर्वेश पाठक जी, हमें एक बात और याद आती है, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे, उससे पहले गुजरात मॉडल की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। 4 बार का उनका कार्यकाल रहा, लगभग 20 साल के आसपास, और उन 20 सालों में जिस तरह से गुजरात को उन्होंने डेवलप किया था, उसी के बाद एक चर्चा शुरू हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गुजरात का विकास किया था वो सबसे प्रबल दावेदार बने थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त 8 सालों में जिस तेजी से उत्तर प्रदेश ने ग्रोथ की है, जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में बदली है, इसके अलावा 16 एयरपोर्ट इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही। ये कहीं ना कहीं एक दूरगामी सोच भी दर्शाती है मुख्यमंत्री की। धीरेन्द्र जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 में या उससे पहले वाजपेयी जी की जब सरकार आई थी, फुल टर्म सरकार की मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी सोच ही दूरगामी सोच थी, भारत को विकसित करने की सोच थी। वाजपेयी जी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड लेके आए, 2004 में उनकी सरकार चली गई, यूपीए ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वाजपेयी जी की सरकार के बाद वो अगर उस गति से कंटिन्यू रहता तो आज हमारे देश में पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे भारत वर्ष में हो गया रहता, लेकिन नहीं हुआ। बीच में 10 वर्ष का गैप आ गया। 2012 में जब बीजेपी को सत्ता मिली यूपी की और कमान योगी जी को मिला, तो ये देखा गया कि इतने बड़े राज्य का, जहां पे माफियाओं का राज था, किस तरीके से संभाला जाएगा।
लेकिन हमने जिस तरीके से देखा, किसी भी राज्य में अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं तो 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा वहां का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। यहां पे सबसे पहले आते ही लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए गए, रोड कनेक्टिविटी को सुधारा गया और जो लोगों को में एक विश्वास जगाने का काम किया गया। केवल सरकार कागजों पे काम नहीं की, जनता के बीच में उतर के काम की। आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में भी गति हो रही है, लेकिन वहां पे चूंकि एनडीए की सरकार है, वो कभी इधर हो जाती है तो वहां पे उस गति में कहीं ना कहीं रोक है, लेकिन बीजेपी के वहां का भी प्लान है। लेकिन अगर आप यूपी को देखेंगे, जब 2014 में सरकार आई थी तो मुझे याद है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सैमसंग की एक फैक्ट्री का लोकार्पण था और ये ग्रेटर नोएडा में ही था और उस समय माननीय रविशंकर जी आए थे उसका इनॉग्रेशन करने। एज ए जर्नलिस्ट मैं भी उसको कवर करने गया था। तो आप देख सकते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा को एक दूसरा भारतवर्ष में, हैदराबाद कह लीजिए, बेंगलोर कह लीजिए, उसके अलावा गुड़गांव भी है, एक अलग स्मार्ट सिटी कह लीजिए, या फिर ये क्या कहते हैं आईटी सिटी के तौर पे डेवलप करने की कोशिश हो रही है। क्या ये जो डेवलपमेंट होगा युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? दूसरी बात देख लीजिए, बीजेपी के ही द्वारा हरियाणा चलाया जा रहा है। गुड़गांव में जो स्थिति होती है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका हम आप देख सकते हैं, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा ने एक अपनी वो मिसाल पेश कर दी गई। हम मानते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा को डेवलप में मायावती जी का भी शासन का हाथ रहा है, समाजवादी पार्टी का भी हाथ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अपराध पे लगाम लगा और एक इंडस्ट्री को गति दी गई, यहाँ पे इन्वेस्टर समिट करवाया गया, उसमें इस प्रेजेंट मौजूदा जो सरकार है उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अभी 25 से लेके 29 तक ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल यूपी ट्रेड शो हो रहा है। देखिए योगी जी इतने मतलब चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। 19 तारीख को मैं वहां पे गया था, वहां के इंडिया एक्सपो मार्ट के जो चेयरमैन है राकेश कुमार जी का पॉडकास्ट शूट करने, उस दिन योगी जी का वहां पे दौरा था। वो देखने के लिए आए थे कि तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि इस बार पार्टनर कंट्री रसिया है। और उसके बाद ओडीओपी पहले भी यूपी में मायावती के समय में भी, कांग्रेस के समय में भी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के समय में भी। अगर हम फिरोजाबाद की बात कर ले तो वहां चूड़ियों का कारखाना बहुत फेमस था, शीशे का। मुरादाबाद वहां तांबे का फेमस था। लेकिन जिस तरीके से ओडीओपी को प्रचार करके आगे बढ़ाया गया, इस एसएमई को जो जिस तरीके से गति दी गई, हवा दी गई, वो हम दूसरे सरकार में नहीं देख सके। केवल ये सुनते थे कि वहां की चीजें फेमस है, लेकिन उनको वो मार्केट नहीं मिल पा रहा था। अभी देखिए वो उनको मार्केट मिल रहा है। तो जरूर कहीं ना कहीं जो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, वो यूपी हासिल करेगा। और मैं ये मानता हूं कि अभी यूपी को और आगे जाना है, लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार करनी है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपको केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे ही डिपेंड होके नहीं रह जाना पड़ेगा, और भी ऐसे नए शहर आपको बसाने पड़ेंगे। अगर मुरादाबाद में तांबे का उद्योग है या है, तो वहां पे आप एक और क्लस्टर बनाइए, क्योंकि यूपी जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है और हर चीज में बड़ा है, जनसंख्या के मामले में भी बड़ा है। तो बिल्कुल, और वो जनसंख्या ही तो ताकत है प्रदेश की। सर्वेश जी, जनसंख्या सबसे बड़ी ताकत है और इसीलिए प्रदेश सरकार दूरगामी सोच भी लेकर चल रही है। कनेक्टिविटी जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक शहर से दूसरे शहरों के बीच में, उस पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे बन रही हैं और नमो भारत जैसी ट्रेनें उत्तर प्रदेश में चली। देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पर नमो भारत जैसी ट्रेनें चली हैं। 10 सेकेंड और इसलिए लूंगा कि देखिए हमारे यहाँ टेम्पल इकोनॉमी बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही थी। अंग्रेजों को तबाह किया, उसके बाद 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद जो सरकार आई उसने तबाह किया। उस टेम्पल इकोनॉमी का ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना, आप अयोध्या का मंदिर बना, इकोनॉमी के बढ़ाने में हमारा जो टेम्पल कॉरिडोर है ये भी बहुत बड़ा। बिल्कुल, महाकुंभ का जितना बड़ा आयोजन हुआ वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। ठीक है, आएंगे आपके पास। राहुल तालान जी, अगर कुशल नेतृत्व की बात करें तो एक प्रदेश को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए
एक मजबूत कुशल नेतृत्व होना बहुत जरूरी है और मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैसले लेते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, कभी वो छुट्टी नहीं लेते हैं, गोरखपुर में हो, लखनऊ में हो, जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, टेक्निकल चीजों पर बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं, तो इससे साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच कितनी दूरगामी है, क्या लक्ष्य लेकर वो चल रही हैं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर। देखिए धीरेन्द्र जी, जब नेतृत्व का विजन बहुत क्लियर हो कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है एक स्टेट को, तो इससे चीजें साफ हो जाती हैं। अधिकारियों को भी पता चल जाता है कि इस स्टेट को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कोई ऐसे हवाई तो बन नहीं जाएंगे। तो उसके लिए जो विजन है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर समिट चाहिए, इन्वेस्टर समिट के साथ साथ आपको एमएसएमई को बढ़ाना होगा। एमएसएमई बढ़ रही है, जो 2014 में हमारा 86 करोड़ के आसपास का निर्यात था, 86,000 करोड़ के आसपास का निर्यात था उत्तर प्रदेश का, वो अब 2 लाख करोड़ के करीब है। और अगर जो 30 लाख करोड़ रुपए के करीब हम अपनी इकोनॉमी को ले जा पा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ सोचा है सरकार ने और सरकार काम कर रही है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जो हम जहां काम नहीं कर पा रही थी पूर्व की सरकारें, वहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो स्थानीय हुनर है उसको तराशा जा रहा है, उसको वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोजर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए, किसी भी सरकार के लिए और किसी भी राज्य के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। और उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त वर्ल्ड लेवल का है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत जरूरी कदम था यहां पर योगी सरकार का, क्योंकि हमें वो दौर याद है, आपको भी शायद वो दौर याद होगा कि पहले अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आता था या फिर कोई फैक्ट्री यूपी में लगने आती थी तो पहले आपको कमीशन देना पड़ता था जगह के लिए, वो टेंडर पाने के लिए आपको कमीशन देना पड़ता था। ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोग डरते थे यहां पर, तो कानून व्यवस्था का भी इसमें एक अहम रोल रहा है। देखिए धीरेन्द्र जी, योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला है। जब 2017 में आए थे तो सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि हमें अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, और सरकार ने वो काम करके दिखाया। अब जब वो काम हो गया तो उसके बाद चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे 16 हवाई अड्डे हैं यूपी में जो काम कर रहे हैं, उनमें से 4 इंटरनेशनल है यूपी में। और उसके साथ साथ अगर जो किसी राज्य में पूरे देश के 55% एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे जब हमारा बन जाएगा तो 55% एक्सप्रेसवे वाला एकमात्र राज्य होगा उत्तर प्रदेश। तो जब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फिर निश्चित तौर पे निवेश आएगा। और देखिए अलग अलग ऐसा, मैं आज ही पढ़ रहा था, राहुल जी आपको रोकना चाहेंगे, तो जो दिया गया आज ही पढ़ रहा था कि अब इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, उनके लिए पहले से ही योगी सरकार के द्वारा करीब 30,000 से ज्यादा एकड़ की जमीन तैयार रखी गई कि यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए इसके ये तो एक योजना है। देखिए ये सारी योजनाएं बनानी पड़ेंगी सरकार को, लेकिन साथ ही साथ जो अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट पार्क बनाए जा रहे हैं, कहीं परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है कन्नौज में, कहीं डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो ये जो हो रहा है कि इनको भी, और ये देखिए ये बहुत दूरगामी सोच है। अगर जो आप इसको देखेंगे, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या इस एरिया को बोलेंगे आप सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन पूरा राज्य इससे विकसित नहीं हो सकता है। तो जो सरकार जो सोच रही है कि अलग अलग जगह बनाए जहां इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह आए, उससे वहां के निवासियों को रोजगार मिलेगा, तो ये जो सोच है वो बहुत मायने रखती है। ये सोच योगी सरकार ने दी है कि भाई अलीगढ़ में हम डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, कन्नौज में हम परफ्यूम पार्क बनाएंगे, कहीं हम वस्त्र उद्योग लगाएंगे, कहीं ये करेंगे। ये जो सोच आ रही है, इससे क्या होगा कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, भारत 24 से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से योगी सरकार के द्वारा दूरगामी सोच देखते हुए परिणाम जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं योगी सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं यूपी की जीडीपी में एक बड़ी भागीदारी निभाते नजर आ रही हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश डबल डिजिट में आगे बढ़ रहा है और हम महाराष्ट्र की लगभग बराबरी करने वाले हैं। 350 बिलियन से ज्यादा की हमारी जीडीपी पहुंच गई है और 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है योगी सरकार के द्वारा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर, उसी को लेकर लगातार सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं।